नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं मैं रहमान सैफी। और जैसा कि मेरे थंबनेल पर आपने देखा कि आज मेरे साथ जो है डीबीसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आनंद शर्मा जी मौजूद हैं। सवाल फिर से वही पुराना कि डीबीसी कर्मचारियों का आखिरकार निगम प्रशासन के उन भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा विस्तार करने में क्या दिक्कत आ रही है। जब प्रियम्बल पास हो गया, मेयर ने अपनी हरी झंडी दे दी, कमिश्नर ने अपनी हरी झंडी दे दी, दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर है ज्ञानेश भारती जी, उन्होंने अपनी हरी झंडी दे दी डीबीसी कर्मचारियों की सारी पीड़ाएं समझते हुए। तो आखिरकार डीबीसी कर्मचारी और निगम कमिश्नर के बीच बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या दिक्कत हो रही है? आखिर वो चाहते क्या है? क्या वो नहीं चाहते डीबीसी कर्मचारी के परिवार सुख समृद्धि से अपने जीवन को जिए? क्या वो नहीं चाहते डीबीसी कर्मचारी जो दिन रात, आपको मैं एक बात और बता दूं, यहां पर इस टाइम जब आप ये खबर देख रहे हैं, दिल्ली में गर्मी का लेवल अपनी चरम सीमा पर है। रोड पर गाड़ियों पर बैठे व्यक्ति भी, जो कारों के अंदर बैठे ना एसी चलाकर, वो भी इस टाइम गर्मी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में डीबीसी कर्मचारी अभी भी, आज भी इलेक्शन ड्यूटी उसको दे रखी है और वो पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। तो आनंद भाई के पास चलता हूं और अपना सवाल लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि डीबीसी कर्मचारी आए दिन मुझे कमेंट करते हैं, मुझे अपने सवाल लिखकर सेंड करते हैं और ये पूछने की और जानने की कोशिश करते हैं आखिर डीबीसी कर्मचारियों का भविष्य कब सुधरेगा। आनंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सलमान भाई, और आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा कर्मचारियों की आवाज़ को एक उठाता रहता है, हमेशा उनके दुख दर्द और पीड़ा को अधिकारियों और हमारे कर्मचारियों तक भी पहुंचाता है। जी शुक्रिया सर। सवाल मैं लूंगा सबसे पहले, डीबीसी कर्मचारियों का प्रियम्बल पास हुआ, आपने धरने किए, प्रदर्शन किए, हड़तालें की, मेहनत रंग भी लाई, निगम कमिश्नर ने बात की आपसे, दिल्ली की मेयर साहिबा ने बात की, आखिर वजह क्या है? उनका सेवा विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए रहमान भाई, हम पहले तो अपने प्रशासन और अपने मेयर साहिबा का और कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करते हैं, और हमारे आला अधिकारी जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को मिलजुल कर डीबीसी कर्मचारियों की बात को समझा, उनके दुख पीड़ा को समझा। आखिरकार उस 28 वर्षों बाद ये दिन भी आया कि उनकी पोस्टें क्रिएट हुई। वो प्रियम्बल 25 अगस्त को पास हो गया था, 25 अगस्त 2023 को। लेकिन लगातार उस पर एक ऑर्डर जारी किया जाना था, जो बहुत जल्दी ऑर्डर कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन शायद डीबीसी कर्मचारियों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा लिखा है। वो ऑर्डर 7 महीने बाद, यानी कि आपका 21 मार्च 2024 को ऑर्डर जारी हुआ। चलिए, हम यहाँ भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज डीबीसी कर्मचारी को कई हद तक उसका आज एक ऑर्डर जारी होके एक एमटीएस पद पर उसे मर्ज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब जो उसका एक सेवा विस्तार होता है, जो 1 अप्रैल से किया जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर का 1 साल का जो उसका एक्सटेंशन होता है, जिसकी वजह से उसको 1 साल की नौकरी मिलती है। फिर दोबारा उस पद पर आकर वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से 28 साल से जैसे करता आ रहा है, करता है उसको। लेकिन आज उस 1 अप्रैल से लेकर उसके बीच में हमें एक एग्रीमेंट साइन कराने की बात आई कि एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा जब आपको उस पद पर मर्ज किया जाएगा। लेकिन उस एग्रीमेंट को लेने के लिए उसमें देखें तो एक ऐसा एग्रीमेंट शायद ही किसी कर्मचारी ने दिया हो, शायद ही ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ अगर पूरा इतिहास खंगाल लें एमसीडी का, कि किसी भी कर्मचारी ने, हमें तो छोड़िए, कोई भी एमटीएस जो पद पर आया हो या पीछे रहा हो कोई कर्मचारी, या आज भी ले लिया जा रहा हो, तो हम सोचें कि क्या डीबीसी कर्मचारी ऐसा कर्मचारी है कि जिसे बंधुआ मजदूरी बनाया जाना एक समझता है कि विभाग उसे बंधुआ मजदूरी रखे। उसमें ऐसी शर्तें देखकर खुद हम भी सभी एक आश्चर्यचकित हुए कि अधिकारी हमसे चाहता क्या है, कि एक बंधुआ मजदूर ही रहें। तो ये बड़ी परेशानी का सबब बना। खैर उस समय सर, भी मैं आपको रोकते हुए एक सवाल और मुझे याद आया अभी का। एक कर्मचारी ने मुझे अभी कल परसों एक मैसेज भी किया था, डीबीसी कर्मचारी ने। सर, बंधुआ मजदूर तो निगम के अधिकारियों ने बना रखा है, वो तो एक अलग बात है। सर, उस बंधुआ मजदूरी की भी एक सजा और मिल रही है कर्मचारी को, उनकी तनख्वाह नहीं आ पाती।
जिस तरह से माहौल चल रहा है और डीबीसी कर्मचारियों को लगातार ड्यूटी पर ड्यूटी दी जा रही है, जो कि उसका काम भी है, वो मेहनत से अपनी ड्यूटी भी निभाता है, मैं उस बात पर नहीं जाता। क्या उसकी तनख्वाह कम से कम समय पर नहीं मिल जाती? और मिलनी चाहिए। सर 3 से 3,500 डीबीसी कर्मचारी दिल्ली के अंदर काम करते हैं। मैं मानता हूँ जब निगम से मैं ये सवाल पूछता हूँ निगम के अधिकारियों से, वो कहते हैं 12-15,000, 17,000, 20,000 कर्मचारी हैं, लेकिन डीबीसी कर्मचारी तो बहुत कम तादाद में दिल्ली के अंदर है। क्या उनकी तनख्वाह समय से नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं अभी उसी मुद्दे पर धीरे-धीरे आ रहा था, लेकिन आपने अच्छा सवाल, वो वाक़ई उसका दुःख और पीड़ा है जो आपने उनकी समझ के ये वहाँ तक भी बात बोली है, तो सबको बिल्कुल पता भी है और जानते हैं ये परेशानी आ रही है। अब यहीं पर मैं ये कहता हूँ कि उस दौरान भी खैर कमिश्नर और हमारे मेयर और अधिकारियों ने हमारी मदद की, और जो उसमें से 4 गलत पॉइंट थे एग्रीमेंट में से काटे गए, और उसको फिर नॉर्मल एक एग्रीमेंट जैसे सभी से लिया जाता है, उसको लिया जा रहा है। अब वो उसकी सीमा भी ऐसी थी कि वो लेकर आज ख़त्म हो जाना चाहिए था, और उसके एवज़ में हमारी सेवा विस्तार होना था, जो 1 अप्रैल से होना था, आज मई एंड होने को आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी पिछली तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, सेवा विस्तार नहीं हो पा रहा है, और कर्मचारी कई हद तक इस भीषण गर्मी में, जो आपने अभी कहा कि 48 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर पहुंच चुका है दिल्ली का टेम्परेचर, और आज वो चक्कर खा के भी गिर सकता है, कमज़ोर व्यक्ति। हालात ऐसे हैं कि व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि उस बेचारे को ड्यूटी करनी पड़ेगी, और वो इस भीषण गर्मी में ड्यूटी करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, नहीं करेगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन आज वो करेगा, अपने देश के लिए करेगा, क्योंकि देश का इलेक्शन है, अपने देश के लिए करेगा, अपने निगम के लिए करेगा, और अपने पेट के लिए करेगा। तो आज वो ड्यूटी कर रहा है, लेकिन आज उसकी तनख्वाह अगर उसे समय पे मिल जाती, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सेवा विस्तार चाहे भले ही लेट हो जाता है, लेकिन उसकी तनख्वाहें उसको दी जाती। उसकी तनख्वाह आने से उसके पेट का भरण पोषण होता है, उसके अपने बच्चों की फीस है, किराया है, अपने मकान का किराया है, उसकी खुद का एक भूख का सवाल है। अब उन चीज़ों को देखते हुए उसके कम से कम एक 3 महीने कम से कम तनख्वाह रुकना उसके लिए एक ऐसा सबब बन जाता है जो मुश्किल से 16-17 हज़ार रुपये होती है, और उसके लिए तो बहुत परेशानी का ऐसा सबब बन गया है कि वो बहुत परेशान होकर फंस गया है कि एक चीज़ और है यहाँ पर, मुझे एक बात और भी याद आई है अभी। जब कमिश्नर साहब ने हरी झंडी दे दी है, मेयर साहिबा ने दे दी है, तो वो आपके और कमिश्नर साहब के बीच में बैठे जो अधिकारी हैं, उनकी क्या मानसिकता है? वो आखिर डीबीसी कर्मचारियों का काम क्यों पूरा नहीं होने दे रहे या पूरा नहीं कर रहे? देखिए, कमिश्नर साहब ने इस काम को 2 दिन में निपटाने के लिए कहा। हम नहीं मानते कि उनकी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत आती है, लेकिन इस काम को बेवजह उलझाया जा रहा है। जो एमएचओ ऑर्डर करते हैं, जो हमारे हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं एमएचओ साहब, वो ऑर्डर करते हैं, वो 12 जोन में जाता है। 12 जोन के डीएचओ अलग मानसिकता से चलते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है, 12 जोन के डीएचओ, जो एमएचओ का ऑर्डर है, या तो उसी को फॉलो 12 जोन में किया जाए, लेकिन उस 12 जोन के डीएचओ उसे अलग तरीके से फॉलो करते हैं, यानी 12 लोग 12 ही ऑर्डर हो जाते हैं। अच्छा, वो 12 ऑर्डर हो जाते हैं तो एक जोन में कम से कम 30 वार्ड, जब वो इंस्पेक्टर्स के मिनिमम है कम से कम 30 वार्ड है, तो वो 12 जोन में एक जोन का डीएचओ जब अपने वार्डों में इंस्पेक्टर से कहता है इनसे इस तरह से पेपर्स लेने हैं, तो 30 वार्ड के 30 इंस्पेक्टर के 30 दिमाग, यानी 30 ऑर्डर हो जाते हैं। यानी कि वो हर मानसिकता अलग चेंज होती चली जाती है, यानी जो ऊपर से चला नीचे तक वो बिल्कुल एक बिखर चुका होता है, जो हर किसी को परेशान करता है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लड़का परेशान हो जाता है कि उस जोन में ऐसा हो रहा है और इस वार्ड पर ऐसा हो रहा है, मेरे साथ अलग क्यों। तो ये बेवजह उलझाने की चीजें हो गई, जिसकी वजह से देरी होती है। हाँ, आज देरी होती है, और उस देरी के चक्कर में वो एग्रीमेंट ऊपर सही से पहुंच नहीं पाते हैं, और ना उसमें देरी का वजह होता है, सबब क्या बनता है, तनख्वाह का रुकना। अब वो एक्सटेंशन आना ना आना, वो बहुत दिक्कत बढ़ रही है, और कर्मचारी अब कई हद तक ना उससे परेशानी के दौर से गुजरते हुए, जब से ये हमारा प्रियम्बल पास हुआ है, आज हम ये कहें तो आज उस प्रियम्बल के दौरान में 6-7 महीने में कम से कम 12 साथी हमारे स्वर्गवासी हो गए हैं, और स्वर्गवासी के अब उसकी नौकरी भी नहीं मिलेगी उसके परिवार को, क्योंकि ऐसा रूल है कि एक परमानेंट कर्मचारी तो कर्मचारी है। सर, ये तो डीबीसी कर्मचारी की स्थिति बंधुआ मजदूर से ज्यादा
दुर्दशा मतलब कि आखिर कैसे, इसका जिम्मेदार है कौन? देखिए, ये सिस्टम ही ज़िम्मेदार है और दूसरा ज़िम्मेदार हम हैं कि अपने उस अन्याय को सहते हैं। उस अन्याय को नहीं सहना चाहिए। सर, मैंने क्योंकि पिछले दिनों ये भी सुना कि अगर कोई डीवीसी कर्मचारी उच्च अधिकारियों के खिलाफ बात करता है या इस अपने सवाल को उठाता है, तो उसकी नौकरी पे भी बात आ जाती है। नहीं, बिल्कुल डराया धमकाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस कर्मचारी को आवाज़ उठाने में भी दिक्कत आती है। अब यहाँ पर हम अपने आप को अपने दाँव पर रख कर बात करते हैं, लेकिन देखो किसी न किसी को तो आवाज़ देनी पड़ेगी। अपनी बात को रखना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ दर्द होता है, मेरे को यहाँ ज़ख्म है, मेरे को यहाँ पर मुझे मरहम पट्टी की ज़रूरत है, तो वो बताना पड़ेगा। और हमारे डॉक्टर हैं तो कौन? हमारे अधिकारी, तो उसको बताना पड़ेगा मेरा दर्द ये है। लेकिन आज उस चीज़ को देखें तो अगर वो स्वर्गवासी हो गए हैं तो उसकी बीवी को ना नौकरी मिलेगी, ना बच्चे को मिलेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्या कमिश्नर साहब या मेयर साहिबा को ये नहीं लगता कि एक कर्मचारी आपको पूरे पक्के कर्मचारी की तरह सेवा दे रहा है? क्या उसका इतना भी हक नहीं कि वो 16-17 हज़ार की नौकरी, जिसके परिवार का एक अनमोल हीरा चला गया, उसका परिवार से सदस्य चला गया जो आपके इधर ड्यूटी करता था, तो वो आज उसके परिवार को 16-17 हज़ार की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दे दी जाए, जिससे उसके बच्चों की दाल रोटी चल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और उसी दौरान में 8 साथी हमारे रिटायर हो गए। अभी एक साथी हमारे और सेंट्रल जोन से रिटायर होने वाले हैं। वो हमारे यूनियन के साथी भी हैं, विष्णु राम जी, वो भी रिटायर होने वाले हैं। अब देखते देखते जमाना बीत गया, लड़ाई में हमारे साथ रहे, हर जगह रहे, आज रिटायर होने हमें बड़ा दुख होता है कि अभी तक तो एमटीएस का सही से हमारे पास कुछ भी नहीं आया और वो रिटायर हो रहे हैं, लड़ते लड़ते अपने सबको देकर जा रहे हैं। लेकिन आज यही चीज़ें देखते हैं तो आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि उस सिस्टम को, जैसे एक फिक्स टर्म पॉलिसी होती है ना, कि आप इतनी 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह लीजिए और अपने आप को चलाइए या मरिए या कैसे भी करिए। लेकिन उसमें आज हम देखते हैं कि हर जोन को, जो मैंने अभी कहा, हिसाब किताब की हर जोन का हिसाब किताब अलग है। साउथ में देखते हैं तो आपका आज ईएसआई की सुविधा ले पा रहा है, नॉर्थ में देखते हैं तो कर्मचारी नहीं ले पा रहा, उसको मिली ही नहीं आज तक। ईएसआई की सुविधा अगर देखते हैं ईस्ट में, तो बड़ी मुश्किल से 1 साल पहले ही उसे पास कराया गया। तो ये सब दिक्कतें हमारे साथ बढ़ती जा रही हैं। कहीं पर फंड का पता ही नहीं है कि फंड है कहाँ, उसके जोनों में पता ही नहीं है, 12 जोन का अलग हिसाब है। बिल्कुल। और आज देखते हैं तो किसी जोन में उसके एरियर, ऐसा एरियर जो बकाया 3-3 साल से, हम देखें तो ग्रीन पार्क जोन है, मैं खुद देखकर बातचीत करके आया हूँ वहाँ पर, वो 3-4 साल से एरियर का ही नहीं पता है कहाँ पर है। और कई जोन ऐसे हैं, जैसे और भी हैं, जो गिनती करूंगा तो 3-4 जोन निकल जाएंगे, जहाँ पर एरियर का नहीं पता, उसके फंड का नहीं पता, उसकी ईएसआई सुविधा का नहीं पता, और बेचारे आज इलाज कराने से भी महरूम हैं। सर, मैं 2 सवाल लास्ट में आपसे लूँगा। इसमें पहला सवाल मेरा ये है कि आज दिल्ली की मेयर साहिबा, दिल्ली के निगम कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी और आपके डीवीसी कर्मचारियों के एमएसओ साहब, क्या कहना चाहेंगे उनसे? सीधा वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ अपने कमिश्नर साहब से, मेयर महोदया से और अपने एमएचओ साहब से, कि हम एक छोटे कर्मचारी हैं और सेवा पूरी देते हैं। आज हमें जिस मुकाम पर आप ले आए हैं, वो भी 28 वर्षों बाद, तो आज हम ये चाहते हैं कि एक तो उसकी सेवा विस्तार जल्द से जल्द किया जाए और उनके परिवार के विषय में सोचा जाए कि उसकी तनख्वाहें जल्दी से आ जाए, कि जिससे वो भूखे ना मरे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपसे, कि उन लोगों के परिवार के जिनकी दुर्दशा हो चुकी है, क्योंकि आप जमीनी तौर पर नीचे नहीं गए हैं, हम जानते हैं उनके परिवार की, जिनके परिवार का सदस्य चला गया, उसके परिवार को एक नौकरी, एक छोटी सी रोटी का इंतजाम किया जाए, जिससे वो परिवार अपना भरण पोषण ठीक से कर पाए और हमारे जीवन सुधार करने में आप हमारा सहयोग करें। जहाँ तक कि हम आज 28 वर्षों से जिसने दुख को झेला है, उस दुख को कम कर उनको एक सुरक्षित जीवन देने की कामना करें, जिससे कि हम लोग भी अपने जीवन को ठीक से चला पाने में कामयाब हो और समाज और अपने प्रशासन की सेवा में कभी हमें कोई करने में दुख ना आए। मेरा दूसरा आखिरी सवाल ये है, सवालों की तो मैं छड़ी लगा सकता हूँ, सवाल तो मेरे पास निगम के कर्मचारियों के लिए और डीवीसी कर्मचारियों के लिए अनेक निराकार है। सर, जो देश में स्थिति चल रही है, दिल्ली का लोकसभा चुनाव या देश का लोकसभा चुनाव मैं कहूँगा, क्या इसके पूरा होने के बाद क्या निगम के कर्मचारी की स्थिति सुधरेगी
खराब होगी या जैसी चल रही है वैसी रहेगी? क्या लगता है आपको? आपका नजरिया क्या है इसमें? देखिए हम लोग सबसे बड़ी बात है कर्मचारी हैं। हमने कई 28 वर्षों में कई इलेक्शन और कई दौर देखे हैं, लेकिन आज यही कहते हैं कि सरकार कोई भी आती है, ये तो सभी एक चुनाव के बाद फैसला होगा कि कैसे होगा। लेकिन हमारा मानना यही है, जो मैंने अभी लास्ट बात में कहा, सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, अब उस कर्मचारी के हित को और जनता के हित को सोच के ही कार्य की प्रगति करनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारी और जनता कभी परेशान ना हो और कभी कर्मचारी अपने आप को भी, जब मज़दूर को कहते हैं ना, मज़दूर को उसकी मेहनत से पहले उसके हाथ में उसकी मज़दूरी आ जाए तो खुश होकर अगले दिन काम करता है। अगर उसका मेहनताना आज हमें 3 महीने हो जाते हैं, तो 3 महीने से हम भी तो काम कर ही रहे हैं ना, क्योंकि आज 28 वर्ष की उम्र में आज काम करके आज हर आदमी की उम्र 50 से ऊपर हो गई है। वो आज ना तो निगम को छोड़ के जा सकता है, ना कहीं और नौकरी पा सकता है। या तो हमारा मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए और हर आदमी को एक सुधारने का, और हमें जीवन हमारा सुधारने के लिए कोई भी सरकार आती है, तो हर सरकार से हम भी यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारा जीवन सुधरेगा और निगम के कार्य की जो स्थिति है या उसका कार्य का सिस्टम है, वो भी चेंज होगा। हर कर्मचारी को न्याय मिलेगा और उसका जीवन सुधार होगा। हम यही कामना करके सरकार को वोट करने के लिए भी जाते हैं और सरकार से जो भी है उसका भी कामना करते हैं वो अच्छे से हर जनता और कर्मचारी के हित में अपने कार्यों को करे, जिससे अगली बार आदमी या व्यक्ति जो भी है उसको अपने आप ही सोचता है कि सरकार यही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ डीबीसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आनंद शर्मा जी। और डीबीसी कर्मचारियों की जो पीड़ा है और जो दर्द है, उसका विश्लेषण तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, आनंद भाई भी नहीं कर पाएंगे शब्दों के माध्यम से, लेकिन उस दर्द को जो महसूस करता है डीबीसी कर्मचारी, कहीं ना कहीं आपको उससे रूबरू हम कराते रहते हैं समय समय पर। और मैं दिल्ली 1100 न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, और एक बात उन बीच के अधिकारियों से जरूर कहना चाहूँगा कि दिल्ली के कमिश्नर साहब ने जिन कर्मचारियों का दर्द पीड़ा समझकर सेवा विस्तार हो या उनके जितनी परेशानी हो उनको दूर करने के लिए ऑर्डर आपको दिए हैं, लेकिन आप अपने मूड पर डिपेंड होकर उन कर्मचारियों को जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, भगवान की लाठी बेआवाज होती है, बहुत तेज पड़ती है, आपके आगे ये दर्द एक दिन जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी खबर जो आप तक पहुंचाई है। मिलता हूं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।